दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने गिरी टोडोस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लेकर आए आपके लिए आपके 10th स्टैंडर्ड का जो पोएम है उसका अप्रिसिएशन हम लेकर आ चुके हैं। और बेसिकली अगर मैं कहूं तो इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, इस सेशन में अगर मैं बात करूं तो आपके इंग्लिश इस सिलेबस में आपके टोटल जो पोएम्स है वो कितने हैं, 8 पोएम्स हैं। अब बट ऑब्वियसली बात है आपके क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन नंबर 3B वाले सेक्शन में, क्वेश्चन नंबर 3B वाले पार्ट में आपको अप्रिसिएशन पूछा जाएगा। तो जो अप्रिसिएशन होगा, जो पूछा जाएगा वो इन्हीं 8 पोएम्स के बेसिस पर पूछा जाएगा। और वो जो कैरी करता है वो टोटल 5 मार्क्स आपका क्या कैरी करता है, कितना मार्क्स कैरी करता है, 5 मार्क्स कैरी करता है। अब ये 5 मार्क्स आपके हाथ के मार्क्स हैं। अब यहां पे बता दूं तो ये बहुत इजी है, कैसे करना है, स्कोर करना है, सारी चीजें हम करेंगे ये बात। तो सबसे पहले चलो शुरू करते हैं। अब यहां पे एक चीज बता देता हूं कि अप्रिसिएशन स्टार्ट करने से पहले अब आपको जो अप्रिसिएशन वो पॉइंट वाइज नहीं लिखना है, आपको पैराग्राफ वाइज लिखना है। जैसे मैंने यहां पे आपको लिख के दिया हुआ है, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं साइड हट जाता हूं थोड़ा सा, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, मेरे ख्याल से पॉज करके ले लिया होगा। अब ये पोएम आपको लर्न कैसे करना, अब इसके लिए आपको कुछ चीजें जो पॉइंट्स है वो लर्न करने होंगे, वो मैं यहाँ पे बताऊंगा। सबसे पहला पोएम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। तो सबसे पहले चलो याद करते हैं। सबसे पहली चीज टाइटल। अभी टाइटल और पोएट का नाम नहीं भी याद करोगे तो भी चलेगा। क्यों पता है क्या, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड वालों को यह फायदा होता है कि उनको जो पोएम अलॉट किया जाता है उसमें पोएम का टाइटल प्लस पोएट का नाम जो रहता है वो मेंशन रहता है, जहां तक मैंने पेपर पैटर्न जो देखा है उसके बेसिस पे, ठीक है। अब यहां पे देखो, फिर भी लर्न कर लेंगे। टाइटल क्या है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, लर्न कर लो। टाइटल वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, पोएट का नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। अब जो राइमिंग स्कीम है वो क्या, फ्री वर्स है। जो पोएम लिखा है वो फ्री वर्स टाइम लिखा। अब फ्री वर्स क्या होता है सर, फ्री वर्स मतलब दोस्तों कि जिस पोएम में कोई भी राइमिंग वर्ड नहीं रहता, तो राइमिंग स्कीम नहीं फॉर्म होगा, तो उस तरह की पोएम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री वर्स बोलते हैं, ठीक है। राइमिंग स्कीम क्या है, फ्री वर्स है। फिगर ऑफ स्पीच क्या है, पर्सोनिफिकेशन, रिपीटेशन, मेटाफोर, अलिटरेशन। क्या है, पर्सोनिफिकेशन, रिपीटेशन, मेटाफोर, अलिटरेशन। 4 पर्सोनिफिकेशन, रिपीटेशन, मेटाफोर, अलिटरेशन, ठीक है। और थीम या फिर सेंट्रल आइडिया क्या है, प्रेयर टू गॉड, आस्क हिम टू अवेकन हिज कंट्री इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम। अब यहां पे देखो टाइटल क्या है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। फिर उसके बाद पोएट कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं राइमिंग स्कीम क्या है, फ्री वर्स स्टाइल में लिखा है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं फिगर ऑफ स्पीच क्या है, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफोर, अलिटरेशन और आपका क्या है, आपका रिपीटेशन है, ठीक है। फिर उसका थीम और सेंट्रल आइडिया क्या है, पोएट प्रेयर टू द गॉड वेयर द पोएट awakens his ask him to awaken his country into the heaven of freedom, ठीक है। अब चलो इसको फटाफट देखते हैं। अब ये पॉइंट अगर आपको लर्न हो गए तो सबसे पहली चीज वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, तो आप कैसे लिखोगे, द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर इज रिटन बाय द रविंद्रनाथ टैगोर, इज अ प्रेयर टू गॉड। याद किया था क्या है, गॉड का प्रेयर है। तो देखो आपका 1 मार्क्स इधर ही फिक्स हो गया, क्योंकि पता है क्या, आपका जो टाइटल है पोएम का वो हाफ मार्क्स कैरी करता है और जो पोएट का नाम है वो हाफ मार्क्स कैरी करता है। तो आपका 1 मार्क्स इधर ही फिक्स हो गया। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं राइमिंग स्कीम, हमने क्या पढ़ा था, कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, देखो दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा था, the poem title as where the mind is without fear is written by the Rabindranath Tagore which is a prayer to God। ये पहला स्टेटमेंट हो गया। देखो राइमिंग स्कीम क्या है, the poem is written in a free verse style। क्या लिखा है, एक फ्री वर्स स्टाइल में क्या लिखा गया, बिकॉज as there is no rhyming word present in the poem। हो गया, 3 पॉइंट हो गए। और यहां पे आपका क्या, 1 मार्क्स हो गया, यानी 2 मार्क्स तो यहीं पे हो गए आपके, ठीक है। फिर उसके बाद द फिगर ऑफ स्पीच विच इज यूज्ड इन द पोएम इज पर्सोनिफिकेशन, रिपीटेशन, मेटाफोर, एलिट्रेशन। क्या है, द फिगर ऑफ स्पीच विच इज यूज्ड इन द पोएम टू ब्यूटिफाई द पोएम इज पर्सोनिफिकेशन, रिपीटेशन, मेटाफोर एंड एलिट्रेशन। तो आप इस तरह से ये लिख सकते हो। फिर ये देखो यही चीजें लिखी गई है, देखो यहां तक मैंने किया। फिर एंड इंपॉर्टेंट, देखो ये चीज है, हाँ, there are many figure of speech, example repetition, metaphor, alliteration, etc. An important figure, अब एक इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे क्या बोला है, पर्सोनिफिकेशन, जहां पे क्या किया गया, एक स्टेटमेंट उठाया गया। अगर आप चाहते हो कि आपको जो एग्जामिनर और अच्छा मार्क्स दे, आपको आउट ऑफ मिले या फिर आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिले, तो आप क्या कर सकते हो, एक पोएम में से कोई भी एक फिगर ऑफ स्पीच आपने जो पहचाना उसको लिख लो या फिर एक लर्न कर लो। देख जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, वेयर tireless striving stretches its arm towards the perfection। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जब हम नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की क्या क्वालिटी देते, तो वही, तो ये एक पॉइंट ये हो गया। फिर उसके बाद क्या है, सेंट्रल आइडिया, इन द पोएम Tagore addresses the God as the father and asks him to awaken his country into a heaven of freedom where is total freedom of good thoughts, good works and good actions।
हो गया। देखो मैं लिखता हूं टाइटल वेदर माइंड इज विदाउट फियर इज रिटन बाय द रविंद्रनाथ टैगोर विच इज अ प्रेयर टू द गॉड, ये हो गया। फिर द पोएम इज रिटन इन अ फ्री वर्स स्टाइल एज देयर इज नो राइमिंग वर्ड इन द पोएम, ठीक है। फिर उसके बाद फिगर ऑफ स्पीच क्या है, देयर आर मेनी फिगर ऑफ स्पीच इन द पोएम सच एज पर्सोनिफिकेशन, रिपीटेशन, मेटाफर, एलिट्रेशन एटसेट्रा। द इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच इन द पोएम इज पर्सोनिफिकेशन, और एक एग्जांपल लिख दिया मैंने और उसको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। फिर द थीम ऑफ द सेंट्रल आइडिया इन द पोएम इज दैट रविंद्रनाथ टैगोर प्रेयर्स टू गॉड एंड आस्क हिम टू अवेकन हिज कंट्री इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम, जहां पे लोगों को क्या गुड थॉट्स के, गुड नॉलेज की क्या हो, फ्रीडम हो। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज लर्न हो गई होगी। फिर देखो ऑल वर्ल्ड स्टेजेस देखेंगे, सेम चीज टाइटल एंड करो क्या है, ऑल द वर्ल्ड स्टेज, लिखा किसने, विलियम शेक्सपियर लिखने है। राइमिंग स्कीम क्या, ब्लैंक वर्ड्स। अब ये ब्लैंक वर्ड्स क्या होता है, फ्री वर्ड्स अलग है, ब्लैंक वर्ड्स अलग है। ब्लैंक वर्ड्स में क्या होता है, राइमिंग वर्ड से रिपीट होता है, लेकिन एक के बाद एक रिपीट नहीं होता है। वो क्या होता है, पांच लाइनें या फिर 5 लाइनें छोड़ने के बाद एक राइमिंग वर्ड आता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैंक वर्ड्स क्या बोलते हैं, ठीक है। अब फिगर ऑफ स्पीच क्या लिखा, मेटाफोर, सिमिली, एलिट्रेशन, रिपीटेशन, और थीम क्या हो, सेंट्रल आइडिया क्या, साइकिल ऑफ लाइफ। तो याद कर लो द टाइटल क्या है, ऑल द वर्ल्ड स्टेजेस, पोएट कौन है, विलियम शेक्सपियर, राइमिंग स्कीम क्या, ब्लैंक वर्ड्स है, फिगर ऑफ स्पीच क्या है आपका, मेटाफोर, सिमिली, एलिट्रेशन और रिपीटेशन, और थीम और सेंट्रल आइडिया क्या, साइकिल ऑफ लाइफ है। तो चलो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे एक बात बताओ, अब ब्लैंक वर्ड्स मैंने आपको समझा ना कि 5 लाइन के बाद आपका क्या होता है, आपका एक राइमिंग वर्ड आता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैंक वर्सेस। तो वो भी आप लिख सकते हो। तो ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हो, वही चीज लिखी हुई है। देखो द पोएम ऑल द वर्ल्ड स्टेज written by William Shakespeare is taken from the Shakespeare's as you like it। अगर नहीं भी आता तो दिक्कत नहीं है, लिख दो बस the poem all the world stage is written by the world famous poet William Shakespeare। पहला पॉइंट आपका हो गया, ठीक है। फिर एक याद कर लो, मोनोलॉग याद कर सकते हो तो ठीक है, नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इट इज अ मोनोलॉग। फिर उसके बाद द पोएम इज रिटन इन ब्लैंक वर्स, क्या, द पोएम इज रिटन इन ब्लैंक वर्स एज देयर इज नो राइमिंग स्कीम। मैंने बताया था राइमिंग स्कीम नहीं है, ठीक है, बट देयर इज अ स्टेडी रिदम ऑफ 5 बीट्स। क्या, 5 लाइन के बाद एक रिदमिक बीट, एक 5 बीट्स का क्या रिदम है क्या आपके ईच लाइन में। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो फिगर ऑफ स्पीच हमने लर्न किया था, देयर आर मेनी फिगर ऑफ स्पीच इन द पोएम स्पीच, जैसे सिमिली, एलिट्रेशन और रिपीटेशन, ठीक है। लेकिन इसमें से एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या आपका मेटाफोर है, ठीक है। इन द लाइन ऑल द वर्ल्ड स्टेज, ठीक है, ऑल द मेन आर एंड वुमेन आर मेरीली प्लेयर्स। अब यहां पे एग्जांपल दिया मेटाफोर का, जैसे मैंने आपको पर्सोनिफिकेशन का पिछले पोएम में बताया था, ठीक है, यहां पे मैंने दिया हुआ है। फिर उसके बाद वही क्या, सेंट्रल ऑफ आइडिया लिखा है। जो थीम ऑफ द पोएम क्या है, साइकिल ऑफ लाइफ, जहां पे ये क्या बोला है कि हमारी जो लाइफ होती है वो क्या होती है आपकी, वन स्टार्ट आउट एज एन इन्फेंट हेल्पलेस विदाउट अंडरस्टैंडिंग एंड एंड्स द सेम वे विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड मी। वन, अब यहाँ पे क्या बोला है, एक जो इंसान होता है उसकी जिंदगी की शुरुआत कैसी होती है, उसकी शुरुआत जो होती है उसके हाथ में कुछ नहीं रहता है, वो कुछ लेके नहीं आया रहता है इस धरती पे। फिर जब लाइफ एंड होता है तो कुछ लेके जाता है क्या, नहीं लेके जाता, और पूरी जो उसकी जिंदगी ऐसी चलती रहती है, उसके आजू बाजू क्या चल रहा है उसको पता नहीं होता। यही चीज क्या पोएम में बोली गई। तो आप लिख सकते हो खुद से, द पोएम टाइटल एज ऑल वर्ल्ड स्टेज इज रिटन बाय द वर्ल्ड फेमस पोएम विलियम शेक्सपियर, ठीक है। देयर इज नो, द पोएम इज रिटन इन अ ब्लैंक वर्स बिकॉज देयर इज नो राइमिंग स्कीम, there is no rhyming scheme in the poem, but each line has a rhythmic of 5 beats, ठीक है। There are many figure of speech present in the poem, metaphor, simile, alliteration, repetition, but the one figure which stands out, या फिर one figure of speech which is important is metaphor, और वो वाला लाइन जो बताया था मैंने वो लिख देना। फिर उसके बाद थीम और द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज द साइकिल ऑफ लाइफ, और जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसी को आप हिंदी में इंग्लिश में लिख देना, हिंदी में मत लिखना, ठीक है, इंग्लिश का पोएम में। अब फिर उसके बाद हम एनिमल्स आते हैं। अब एनिमल्स में क्या लिखा हुआ है, देखो टाइटल क्या, एनिमल्स है, पोएट का नाम क्या, वॉल्ट व्हिटमैन, याद कर लो। टाइटल क्या है, एनिमल्स है, पोएट कौन है, वॉल्ट व्हिटमैन है। फिर उसके बाद मैं बात करूं राइमिंग स्कीम, फ्री वर्ड्स है। अब आप एक्सपर्ट हो गए, आप लिख सकते हो, अभी कुछ नहीं, बस ये पॉइंट्स याद करनी है। फिर फिगर ऑफ स्पीच क्या है, टोटोलॉजी, हाइपरबोल, एलिट्रेशन, रिपीटेशन। क्या है, टोटोलॉजी, हाइपरबोल, एलिट्रेशन, रिपीटेशन। टोटोलॉजी क्या होता है, टोटोलॉजी आपका दोस्तों एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें दो वर्ड्स आते हैं सेम मीनिंग वाले, ठीक है। फिर थीम हो या फिर सेंट्रल आइडिया क्या, एनिमल्स आर बेटर देन ह्यूमंस। तो पहला क्या है,
एनिमल्स है, पोएट कौन है, वॉल्ट विटमैन है। जो राइमिंग स्कीम है वो फ्री वर्ड्स में लिखी गई, आपका फिगर ऑफ स्पीच क्या टोटोलॉजी है, फिर उसके बाद बात एलिट्रेशन, हाइपरबोल और रिपीटेशन है और एसेट्रा। और थीम और सेंट्रल आइडिया क्या, एनिमल्स आर बेटर देन ह्यूमंस। तो आप ये मेरे ख्याल से खुद लिख सकते हो। द पोएम टाइटल एज एनिमल्स इज पेन्ड बाय या फिर इज रिटन बाय द poet named as Walt Whitman. The poem is written in a free verse style as there is no rhyming word in the poem, so there is no rhyming scheme in the poem. ठीक है, there are many figures of speech in the poem, that is tautology, hyperbole, alliteration and repetition. The theme or the central idea of the poem is that animals are better than humans. देखो यही लिखा हुआ है। The poem animal has been penned by the Walt Whitman. ये थोड़ा मैंने अपने स्टाइल में लिखा था। The poet has broken away from the conventional use of rhyming and has written the poem in free verse. आप इतना मत याद, सीधा लिख दो the poem has been written in the free verse style as there is no rhyming scheme in the poem, बस ज्यादा मत लिखो, ठीक है। द चीफ फिगर ऑफ स्पीच, चीफ फिगर ऑफ स्पीच वही बोला है कि जो मेन फिगर ऑफ स्पीच, जैसे मैंने बताया इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच आपका क्या है, रिपीटेशन, ठीक है। द लाइन्स अच्छा, दे डू नॉट स्वेट, दे डू नॉट लाई, देखो रिपीट हो रहा है, दे डू नॉट, दे नोट, इस वजह से यहाँ पे क्या बोला गया। और बाकी फिगर ऑफ स्पीच लिखा है एलिट्रेशन, टोटोलॉजी, हाइपरबोल, और जो सेंट्रल आइडिया पोएम का वो क्या है, एनिमल्स टुडे आर बेटर देन ह्यूमंस। बस इतना लिख लो, आपका काम क्या हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखोगे तो हमने जो है 3 जो पोएम्स की एप्रिसिएशन कर ली है मेरे ख्याल से, ठीक है। अब द पुली पे आते हैं। द पुली चलो करते हैं, क्या है द पुली में, पुली में याद कर लो। देखो आपको दिमाग लगाना, आपको लर्न नहीं करना है कुछ, आपको बस क्या लर्न, क्या राइमिंग स्कीम है कि नहीं है, फिगर ऑफ स्पीच है कि नहीं है, और सेंटर आइडिया, मतलब 3 ही चीज लर्न करनी। बाकी आपको पोएम का टाइटल दिया रहेगा, आपको जो पोएम का पोएट का नाम भी दिया रहेगा, अगर पेपर पैन उठा के देखोगे तो, ठीक है। पोएट नाम क्या है, द पुली है। पोएट कौन है, जॉर्ज हर्बर्ट है। राइमिंग स्कीम क्या, ए बी ए बी ए, ए बी ए बी ए, ए बी ए बी ए, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच क्या, मेटाफोर, पन, इन्वर्जन ऑफ पैराडॉक्स। फिर इसका थीम और सेंटर आइडिया क्या है, द रीजन व्हाई मैन इज कंटिन्यूअसली रेस्टलेस। तो पहला क्या है, पोएम का नाम क्या है, द पुली है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं पोएट कौन है, आपका जॉर्ज हर्बर्ट है। राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी ए, 3 बार ए और 2 बार बी बीच में, ठीक है। फिर उसके बाद अगर बात करूं थीम और सेंट्रल आइडिया, फिगर ऑफ स्पीच क्या है, मेटाफोर, पन, इन्वर्जन और पैराडॉक्स। मेटाफोर, पन, इन्वर्जन और पैराडॉक्स, ठीक है। थीम और सेंट्रल आइडिया क्या है, द रीजन व्हाई मैन इज कंटिन्यूअली रेस्टलेस। तो चलो एक बार रीड कर लेते हैं फटाफट। द टाइटल ऑफ द पोएम इज पुली, द पोएट इज जॉर्ज हर्बर्ट, ईच स्टैंजा ऑफ द पोएम हैज 5 लाइन्स। अब ये भी लिख सकते हो आप, देखो पोएम के स्टैंजास काउंट कर लो, ये भी एक पॉइंट बन गया। देखो ईच स्टैंजा ऑफ द पोएम हैज 5 लाइन्स। द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम, अब राइमिंग स्कीम है इसमें, तो इसलिए हम राइमिंग स्कीम लिखेंगे क्या, द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम इज ए बी ए, ठीक है, आपने लिख दिया। फिर उसके बाद द फिगर ऑफ स्पीच इन द पोएम आर पन, इन्वर्जन, पैराडॉक्स, बट द चीफ फिगर ऑफ स्पीच ऑफ द पोएम इज मेटाफोर। द ग्लास ऑफ ब्लेसिंग सिग्निफाइज द सम ऑफ ऑल ह्यूमन क्वालिटीज बेस्टेड ऑन द ह्यूमन। यह आप एक एग्जांपल लिख सकते हो, लर्न कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट the reason for the man's continual restlessness of his life, or according to the poet this is because God with the help of the quality of the rest from man so that the man thought will ultimately turn towards the God his creator। ये आपको लाइन क्या लर्न करनी है, अगर लिखना होगा लिख सकते हो, अगर नहीं भी लिखोगे तो भी दिक्कत नहीं है, जितना हमने रीड किया उतना लिख दोगे, ऐसे भी लिख सकते हो। द पोएम टाइटल एज द पुली इज रिटन बाय द famous poet George Herbert, ठीक है। each stanza of the poem carries 5 lines। फिर the rhyming scheme of the poem is A B A, और एक और लाइन देख सकते हो, there is a rhyming word in the poem, और therefore the rhyming scheme of the poem is A B A। the figure of speech in the poem are metaphor, pun, inversion, paradox, etc. ये लिख सकते हो। और फिर उसके बाद चीफ फिगर ऑफ स्पीच यानी एक इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच जो मैंने बताया आपको वो लिख सकते हो। और थीम ऑफ द सेंट्रल आइडिया, द थीम ऑफ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज व्हाई द आइडिया इज द रीजन व्हाई द मैन इज कंटिन्यूअली रेस्टलेस, और आपका हो जाएगा। फिर नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन देखते चलो, सेम चीज आपको याद करनी है। टाइटल क्या, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। पोएट कौन है, निजिम एजिकेल है। राइमिंग स्कीम क्या है, फ्री वर्स है, लिख सकते हो, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच क्या, ओनोमोटोपोइया, मेटाफोर, एलिट्रेशन, सिमिली और एंटीथेसिस एटसेट्रा। फिर इसका थीम और सेंटर आइडिया, पोएट डिपिक्ट्स द सेल्फनेस एंड अनकंडीशनल लव ऑफ ए मदर हु इज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन। मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि पोएट क्या बता रहा, पोएट एक जो माँ होती है उसकी जो उसका जो प्यार होता है अपने बच्चे के towards उसके बारे में बताया है।
तो वही हमें याद रखना है। पोएट कौन है? निजी मैजिकल है। राइमिंग स्कीम क्या है? फ्री वर्स है। फिगर ऑफ स्पीच क्या? ओनोमोटोपिया, एलिटेशन, सिमिली, और फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं मेटाफोर है और एंटीथेसिस है, ठीक है। और थीम ऑफ सेंटर पोएट डिपिक्ट्स द सेल्फनेस एंड अनकंडीशनल, यानी सेल्फलेस, मतलब जो मम्मी का एक माँ होती है उसका खुदगर्जी, वो कभी खुदगर्ज नहीं होती, वो हमेशा क्या करती है? अपने बच्चे के लिए अपनी जो जान है निछावर करती रहती है। तो वही लिखा हुआ है, देखो याद करो। द पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इज रिटन बाय द निजी मैजिकल। द पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स स्टाइल विदाउट एनी राइमिंग स्कीम और मीटर। ऑलरेडी मैंने बताया स्टेटमेंट, इसलिए मैं रिपीट नहीं करूंगा। देयर आर मेनी फिगर ऑफ स्पीच, एग्जांपल ओनोमोटोपिया, ओनोपोटोपोइया। जैसे ओनोमोटोपिया क्या? ओनोमोटोपिया क्या होता है? साउंड जब आता है ना तो हम ओनोमोटोपिया लिखते हैं, ठीक है। तो क्या है आपका? बर्स द नेम ऑफ अ गॉड 100 टाइम्स वेयर वी कैन फील एक्चुअली हियर, ठीक है। ये आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिखो तो भी चलेगा। एक एग्जांपल लिख दोगे तो इंप्रेशन अच्छा जाता है। फिर उसके बाद क्या? तो बाकी फिगर ऑफ स्पीच क्या है? मेटाफोर, सिमिली, एलिटेशन, एंटीथेसिस, वही लिखा हुआ स्टेटमेंट में। बस वो पॉइंट दिया है, उसको आपको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना, बाकी और कुछ नहीं करना, बस वो पॉइंट लर्न कर लो। उस पॉइंट में से भी आपको दो चीजें लर्न नहीं करनी, वो तो 1 मार्क्स तो आपका हाथ के है, वो तो आपको क्वेश्चन पेपर में खुद क्वेश्चन पेपर बता रहा है, ठीक है। द पोएम डिपिक्ट्स दिस सेल्फनेस एंड अनकंडीशनल लव ऑफ मदर इज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन। सेम चीज वहां पे जो लर्न की थी वही है। और आल्सो एक्सप्लेन द केयर एंड अफेक्शन ऑफ द विलेजेस एंड देयर एफर्ट टू कंफर्ट द पेन ऑफ अ मदर। अब यहाँ पे क्या बोला है? ये एक्सप्लेन ये भी कर रहा है कि जो विलेजर्स है उनका जो केयर है, जो अफेक्शन है और जो उनका जो एफर्ट्स है, जो माँ है उसके पेन को कंफर्ट करने के लिए उसके बारे में भी क्या बताया गया है, ठीक है। और एक बार आप थोड़ा सा पोएम समझ लोगे ना तो आप सेंट्रल आइडिया खुद ही लिख दोगे, ठीक है। फिर इसके बाद आपको लर्न करने की जरूरत भी नहीं है। फिर द विल टू विन, चलो देखते हैं। सेम चीज, टाइटल क्या है? द विल टू विन। फिर उसके बाद पोएट कौन है? बर्टन बैली है। फिर उसके बाद राइमिंग स्कीम क्या है? कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है, राइम्स जो है वो रैंडमली क्या यूज की गई है। फिगर ऑफ स्पीच क्या? रिपीटेशन, क्लाइमेक्स, टोटोलॉजी और एंटीथेसिस है। फिर उसके बाद अगर बात करूं थीम और सेंट्रल आइडिया क्या है? व्हाट वी शुड डू एंड व्हाट वी शुड अवॉइड इन द ऑर्डर टू अचीव सक्सेस। यहां पे क्या बोला? सक्सेस अचीव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में बताया। चलो देखते हैं। देखो बता दो स्टेटमेंट। The poem title is The Will to Win is written by the Burton Bailey. There is no specific rhyming scheme in the poem, but the rhymes are used randomly in the poem. The figure of speech in the poem are repetition, climax, tautology, antithesis, etc. The theme or the central idea of the poem states that what should we do and what we should avoid in order to achieve the success. देखो, Burton Bailey has written this inspirational poem, The Will to Win. The poem has no specific rhyme scheme but are used randomly all throughout, बताया मैंने। फिर उसके बाद एक एग्जांपल दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्या? द मेन फिगर ऑफ स्पीच इज रिपीटेशन as seen in the abundance in the poem. फिर अदर फिगर स्पीच आर क्लाइमेक्स, टोटोलॉजी, एंटीथेसिस, एटसेट्रा. द पोएट गिव अस द फॉर्मूला फॉर श्योर सक्सेस. ही टेल अस what we should do and what we should avoid in order to achieve success. वही चीज है, सिर्फ पॉइंट को क्या किया स्टेटमेंट में किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हमारी 2 पोएम और बाकी फटाफट करेंगे। चलो लास्ट का क्या है? टाइटल है, रीड कर लेंगे। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर. पोएट कौन है? जॉन कीट्स है। राइमिंग क्या है? ए बी बी, राइमिंग कपलेट से। कपलेट मतलब क्या होगा? एक के बाद एक राइमिंग वर्ड से, पहला एक राइमिंग वर्ड फिर दूसरे लाइन में दूसरा राइमिंग वर्ड, दोनों मैच कर रहे हैं, ठीक है। हाय 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 लाई, तो ये राइमिंग वर्ड है, तो एक के बाद है, तो इसको कपलेट्स बोला जाता है, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच क्या? एपिग्राम, मेटाफोर, एंटीथेसिस, एटसेट्रा. जो थीम और सेंट्रल आइडिया, ब्यूटीफुल थिंग्स गिव अनएंडिंग प्लेजर एंड कैन चेंज ओवर लाइफ्स. तो आपको ये पॉइंट्स के आपको लर्न करने हैं, ठीक है. 2 बार रीड करोगे हो जाएगा. राइमिंग स्कीम क्या? ए बी बी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइमिंग कपलेट्स बोलते हैं. फिगर ऑफ स्पीच क्या? एपिग्राम, मेटाफोर और एंटीथेसिस. क्या है? एपिग्राम, मेटाफोर, एंटीथेसिस. फिर थीम और सेंट्रल आइडिया क्या? ब्यूटीफुली थिंग्स गिव अनएंडिंग प्लेजर एंड कैन चेंज आवर लाइफ्स. तो देखो यहाँ पे यही लिखा है. द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर बाय जॉन नीट्स is taken from a longer poem Endymion based on Greek mythology. आपको इतना नहीं लर्न करना है. The poem A Thing of Beauty is a joy forever written by John Keats. बस इतना लर्न कर लो. The rhyming scheme of the poem is AABB. That is the poem is written in rhyming couplets. वही चीज हमने देखी थी, ठीक है. There are many figure of speech. जो हमने देखा था वो लिख लो, और उसमें से क्या स्टैंड आउट कर रहा है? एपिग्राम स्टैंड आउट कर रहा है. A line A thing of beauty is a joy forever is a pity saying expressing the idea of the beauty in a clever way. ठीक है. The important is that the poet tell us that the beautiful things last forever and give us immense happiness. They give unending pleasure and change our lives. मतलब यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे ये बोला गया है कि जो पोएट है हमें ये बताना चाहता है कि जो अच्छी चीजें होती है वो हमारी जिंदगी में क्या लास्ट तक रहती है, और हमें क्या कहती है? एक इमेंस हैप्पीनेस, बहुत ज्यादा क्या खुशी देती है, ठीक है. और ये जो प्लेजर होता है ये कभी खुशी खत्म होने वाली नहीं होती, हमारी जिंदगी बदल के रख देती है. यही चीज क्या लिखा हुआ है, ठीक है. आप ये कर सकते हो. फिर लास्ट द हाइट ऑफ द रिडिकुलस. चलो हाइट ऑफ रिडिकुलस है. पोएट कौन है? ऑलिवर वेंडेल होम्स है.
प्राइमिंग स्कीम क्या है, एबीसीबी 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 एबीसीबी। फिगर ऑफ स्पीच क्या, हाइपरबोल, ओनोमोटोपिया, टोटोलॉजी, अलिट्रेशन, ये लर्न करना है। फिर थीम ऑफ सेंटर ऑफ फनी, एक फनी पोएम है जो लिखा गया है किस लिए, सिंपली किसके लिखा है, ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए, किसके मूड से, एंजॉयमेंट के मूड से लिखा गया है, समझा। तो यही चीज है। अब इसको आप स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे तो यही लिखा है, द पोएम द हाइट ऑफ द रिडिकुलस इज बाय ओलिवर वेंडल होम्स, द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम इज एबीसीबी है। अब यहाँ पे बहुत फिगर ऑफ स्पीच है, हाइपरबोल, ओनोमोटिव, टोटोलॉजी, अलिट्रेशन, लेकिन जो एक इसमें से स्टैंड आउट करता है वो ट्रांसफर एपिथेट है, ठीक है। लिखोगे तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका, द पोएम इज ह्यूमरस वन written for the enjoyment of the audience with a plenty of funny expression. The main purpose of the poet is to simply entertain the reader. तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी, समझ में आई है। आप इस तरह से सिर्फ आपको पॉइंट्स लर्न करो, बाकी स्टेटमेंट किस तरह से फॉर्म करना है मैंने आपको पहले वाला जो अप्रिसिएशन था उसमें बता दिया। अब हर में इसलिए नहीं बताया क्योंकि अगर मैं बताता तो आपका जो वीडियोस होता बहुत लंबा बन जाता और आपका रिवीजन फटाफट हो नहीं पाता। तो एक बार में आप अगर ऑटो पोएम करना चाहते हो तो आप वीडियो रेफर कर सकते हो पूरा। आप बस पॉइंट लर्न करो, स्टेटमेंट को कन्वर्ट करो, बस हो गया, आपका एप्रिसिएशन तैयार होगा, बाकी और कुछ करना ही नहीं आपको, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करूं, जो टाइटल होता है और जो पोएम होता है वो डेढ़ आधा आधा मार्क्स का होता है, तो 1 मार्क्स आपको आपके क्वेश्चन पेपर में मिल जाता है। फिर राइमिंग स्कीम का आपका 1 मार्क्स होता है, फिर आपके फिगर ऑफ स्पीच का 1 मार्क्स होता है, और प्लस अगर मैं बात करूं आपके जो सेंट्रल आइडिया होती है या फिर थीम होता है उसका क्या होता है, आपका 2 मार्क्स होता है। तो ऐसे करके आपके 5 मार्क्स का पूरे डिसाइड होता है आपके अप्रिसिएशन के, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें समझ में आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों से शेयर, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सके। तो चलिए मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कंटेंट के साथ दोस्तों।